हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट पेपर बेस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के राजनीति में क्या विचार हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जानेंगे हॉब्स का जीवन काल किस तरीके से व्यतीत हुआ। तो थॉमस हॉब्स का जन्म मेलमेसबरी के पास मेलमेसबरी के निकट इंग्लैंड में हुआ। 1588 में इनका जन्म हुआ। थॉमस हॉब्स का जीवन उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय था। संसद व राजा के बीच तनाव का माहौल था और चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई और निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति इंग्लैंड में हुई। तो ऐसी घटनाओं का हॉब्स के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विचारों में भी दिखाई पड़ता है। थॉमस हॉब्स ने राजनीति के क्षेत्र में अपने विचार प्रस्तुत किए, जैसे मानव के संबंध में उनके क्या विचार है, व्यक्तिवाद से संबंधित क्या विचार है, सत्ता का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया और मुख्यतः प्रस्तुत किया उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत की जब बात आती है तो तीन नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिनमें हॉब्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक समझौते को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो हॉब्स की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के सृजनकर्ता माने जाते हैं। हॉब्स ने संसद व राजा के बीच संघर्ष को देखा, जिसके फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र का पतन हुआ। हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे, लेकिन इंग्लैंड की उस समय की जो स्थिति थी बहुत ही भयानक थी, राजनीतिक उथल पुथल थी। और चूंकि हॉब्स जो थे वो स्वयं शाही घराने से संबंध रखते थे, हॉब्स को लॉर्ड डेवनशायर के परिवार में गणित पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां उनकी मुलाकात होती है बेकन व बेन जॉनसन जैसे विचारकों से। उनके विचारों से ये प्रभावित हुए और हॉब्स ने अपने परिवार सहित यूरोप की यात्रा की, जिसके दौरान गैलीलियो से ये मिले और इनके अंदर प्राकृतिक विज्ञानों से में रुचि जागृत हुई। न्यूटन आदि के जो विज्ञान है, उनके जो नियम है, उनमें इनका रुचि उत्पन्न हुई। और यही कहीं ना कहीं हमें इनके विचारों में देखने को मिलता है, क्योंकि हॉब्स के जो विचार हैं वो अन्य राजनीतिक विचारकों से बिल्कुल भिन्न है। हॉब्स जिस तरीके से प्राकृतिक विज्ञान हमें बताता है कि चीजों के पीछे क्या रहस्य है, कुछ ना कुछ नियम हर चीज के पीछे है, उसी तरीके से हॉब्स ने बताने की कोशिश की कि मानव के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर एक उत्प्रेरक शक्ति जागरूक करती हैं, जो कि उसे क्रियाशील बनाए रखती हैं। और इनके जो पद्धति है उसमें हमें भौतिक और गणित के विषयों जैसी से संबंधित दिखाई पड़ते हैं। तो जानते हैं, जब ये हॉब्स के जब ये डेवनशायर के परिवार में गणित पढ़ाते थे, उसके बाद इनका शाही परिवार से एक रिश्ता था। और उसके बाद होता क्या है कि लॉन्ग पार्लियामेंट द्वारा स्टेफोर्ड और राजा को जेल भेज दिया जाता है, जिससे कि इनका संबंध चूंकि शाही परिवार से था तो इनके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा से संबंध रखने के कारण इनको भी जेल ना भेज दिया जाए। और उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, फ्रांस चले जाते हैं और 1644 में ये फ्रांस चले जाते हैं। उसके बाद 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी जाती है और उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन प्रस्तुत लिखी। 1660 में पुनः राजपद की स्थापना इंग्लैंड में होती है और चार्ल्स द्वितीय राजा बनते हैं। चार्ल्स द्वितीय जब राजा बनते हैं तो ये फ्रांस से वापस लौट आते हैं इंग्लैंड, और उसके बाद चार्ल्स द्वितीय
ये इन्हें अपने दरबार का एक सदस्य बना लेते हैं और इनकी आजीवन पेंशन की व्यवस्था कर देते हैं। इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी द एलिमेंट ऑफ लॉ, ये इनकी पहली कृति है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, लैटिन भाषा में है डी कॉर्पोरे, डी सिवे, डी होमिनी, और सबसे प्रमुख इनकी जो रचना है वो 1651 में हमारे सामने प्रस्तुत होती है, लेवियाथन, जो कि एक विवाद का विषय भी बनी, जिसमें इन्होंने एक निरंकुश राजा की बात की और उसकी स्थापना की बात की। तो निरंकुश राजा की स्थापना, दूसरी ओर संघर्षरत समुदाय के दावों के बीच संतुलन स्थापित कैसे किया जाए, इसके बारे में इन्होंने इसमें पूर्ण रूप से बताया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि लेवियाथन क्या है, एक ऐसा निरंकुश राजा होगा जो प्रजा के हित के लिए, जिसे स्वयं प्रजा ने चुना है, और उसने अपना कार्य क्या किया है कि प्रजा का हित में कार्य करेगा, और प्रजा ने अपनी सारी शक्तियां उसे, सारे अधिकार इसलिए उसे समर्पित कर दिए क्योंकि वो उनसे अपनी रक्षा के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से लेवियाथन में इन्होंने निरंकुश राजा की बात की है, निरंकुश संप्रभु की स्थापना इन्होंने की है, जिसे कॉमनवेल्थ का नाम भी दिया है। तो आइए जानते हैं हॉब्स के अन्य राजनीतिक विचार किस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करेंगे हॉब्स की पद्धति वैज्ञानिक है। तो हॉब्स चूंकि इनके विचारों में, इनके ऊपर गणित, भौतिकी के सब जो विषय हैं उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और ज्यामिति जो विषय है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव इनके विषय में देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि राजनीति भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है, और उसमें भी वही नियम है, जैसे प्रकृति के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छिपे हैं, उसी तरीके से मानव के अंदर प्रेम, भय, दया, करुणा, लालसा, शक्ति प्राप्ति की लालसा, इस तरीके से हमारे अंदर कई सारी चीजें हैं जो हमें क्रियाशील करती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि मानव के स्वभाव में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसे क्रियाशील बनाए रखती हैं, और तब तक क्रियाशील रखती हैं जब तक कि वो अपनी इच्छा की प्राप्ति ना कर ले। सत्ता प्राप्ति का सिद्धांत, तो सत्ता का जो सिद्धांत है इनका, थ्योरी ऑफ पावर क्या है, ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा एक उससे लालसा रहती है कि वो अधिक से अधिक सत्ता प्राप्त कर ले और वो उसे बनाए रखे, और ये उसके अंदर जो लालसा है वो आजीवन चलती रहती है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। और वो कैसे, ये जो इच्छा है सत्ता प्राप्ति की, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन होती है, सब में होती है, लेकिन किसी की कम मात्रा में होती है, किसी की अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए कोई शासन करने वाला बनता है और कोई शासित होता है। तो इस प्रकार से इनका जो सत्ता सिद्धांत है, ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर हमेशा ही सत्ता प्राप्ति के लिए एक क्रियाशीलता बनी रहती है, और वो अपनी जो पोजीशन है उससे अधिक पोजीशन पाना चाहता है, और ये जब तक करता रहता है जब तक कि वो अपनी स्थिति को मजबूत ना कर ले, सत्ता प्राप्त ना कर ले। और इसी कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से टकराता है और दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति आती है, चूंकि एक होड़ लगी हुई है, कौन किससे अधिक शक्तिशाली बन सकता है। और यही वो कारण है जिसके कारण आपस में मतभेद होता है और एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सबसे प्रमुख इनका जो सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इन्होंने राज्य के जो स्वरूप है उसमें जो ईश्वरीय बात की है, ईश्वरीय और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, उसका खंडन करते हुए इन्होंने बताया है कि राज्य और समाज एक सामाजिक समझौते के आधार पर निर्मित संस्था है। तो ये क्या मानते हैं, इन्होंने एज्यूम किया, जैसे गणित के विषय में हम किसी एक मान लेते हैं कि ऐसा है, और उसे मान लेकर हम आगे समस्या समाधान की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने क्या माना कि प्राकृतिक अवस्था को ये कहते हैं कि वो ऐसी अवस्था है तब वहां ना कोई समाज है, ना कोई संस्था है, ना कोई राजा है, ना कोई लीडर है। वहां क्या हो रहा है कि व्यक्ति आपस में अधिक
सत्ता प्राप्ति के लिए एक दूसरे के हित में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। वो एक ऐसी स्थिति है जहां जिसके पास अधिक पावर है वही आगे बढ़ रहा है। तो शक्तिशाली के हित जैसी बात वहां हो रही है, जो अधिक ताकतवर है वो अधिक प्राप्त कर रहा है। तो एक भयंकर स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है जहां कोई सुरक्षित नहीं है, वो ऐसी अवस्था है। और उस भयंकर स्थिति से निकलने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक सामाजिक समझौता किया, जिसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है। और वहां एक ऐसा संप्रभु निरंकुश राजा को चुना जो कि सबके रक्षा के लिए, जो शक्तिशाली होगा और जो सबकी रक्षा के लिए क्या करेगा, वो कार्य करेगा। उसका कार्य क्या होगा, सबके हितों की रक्षा करे। और सबने उसे इसलिए चुना है ताकि उनके हितों की रक्षा हो और वो उसके लिए अपने अधिकार भी उसे सौंप देते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की ये बात करते हैं। ये मानते हैं कि राज्य जो है वो एक सामाजिक समझौते के आधार पर निर्मित है। प्रभुसत्ता व कानून। प्रभुसत्ता और कानून के इनके क्या वो है, ये कहते हैं कि जो निरंकुश राजा व्यक्तियों द्वारा चुना गया है वही प्रभुसत्ता होगा, वही संप्रभु होगा और उसी को कानून बनाने का अधिकार होगा। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जो सभी कानूनों का निर्माता भी होगा, उन्हें लागू करने वाला भी होगा। और ये कहते हैं कि वो सर्वे सर्वा होगा, मतलब उसी के पास सारी शक्तियां होंगी और व्यक्ति उसकी शक्ति का उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते, चूंकि स्वयं उन्होंने ही उसे संप्रभु बनाया है। और वो क्या करेगा, उसका कार्य होगा कि वो मानव हित के लिए, व्यक्तियों के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बनाए, उन कानूनों को लागू करे। और इन्हें करने के लिए वो क्या क्या करेगा, अपने लिए सहयोगी मंत्री जो न्याय के लिए और जो दंड व्यवस्था बनाए रखने के लिए तो उसका सहायता देंगे, उनको चुनेगा, कानून की व्यवस्था करेगा, नीतियां बनाएगा, उन्हें लागू करेगा। और ऐसे ये कहते हैं कि संप्रभु को अधिकार है कि वो अच्छे व्यक्तियों को पुरस्कार दे और जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं उन्हें दंड का भी प्रावधान है, उन्हें दंडित करे। तो संप्रभु अपने आप में सर्वोच्च संस्था है और वही संसद के जो सदस्य हैं उनको दर्शाने का काम भी करता है। तो कानून बनाने का कार्य ही इसी निरंकुश राजा का होगा, निरंकुश संप्रभु का होगा। नेक्स्ट इनका विचार क्या है, राज्य का विरोध। ये क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्तियों द्वारा एक सामाजिक समझौते के आधार पर बनाया गया है और वो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि व्यक्तियों का हित हो, सर्वाधिक हित हो। और यदि राजा जो निरंकुश राजा है वो अगर व्यक्तियों का हित ना करे या उन्हें आदेश दे दे कि राज्य की रक्षा के लिए उनको मार दिया जाए या उनको उचित रूप से उनकी सुरक्षा ना की जाए, जान मान की हानि हो रही हो, तो ऐसे में उन्हें अधिकार है कि वो राज्य का विरोध करें। कौन, मनुष्य जिन्होंने इस राज्य को बनाया है, आपस में समझौता किया है। तो हॉब्स कहते हैं कि ऐसे में अगर संप्रभु जनता के कल्याण के लिए कार्य ना करे और तो जनता को ये अधिकार है कि वो उसका विरोध कर दे, उस संप्रभु को स्थान से हटा दे और दूसरा संप्रभु चुन ले। तो ये इस तरीके से होगा कि एक सामाजिक समझौता हटाकर दूसरा हमने सामाजिक समझौता कर लिया। तो राज्य के विरोध का भी ये अधिकार मनुष्य को देते हैं। व्यक्तिवाद हॉब्स जो विचारक है वो व्यक्तिवादी है, क्योंकि इनके विचारों में हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले ये कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है व्यक्ति का हित, व्यक्ति का कल्याण, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और व्यक्ति ने जो राज्य या समाज हम देख रहे हैं वो सब उसी के कारण बनाया है कि उनका सर्वाधिक कल्याण हो, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्योंकि पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें ना कोई कानून था, ना कोई राजा था, ना कोई कंट्रोलिंग पावर थी। तो लोगों ने उस भयानक स्थिति से निकलने के लिए इस समाज राज्य की स्थापना की है और वो इसीलिए है चूंकि उन्होंने अपने अधिकार भी इसलिए संप्रभु को दिए हैं कि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो यदि उनके हितों की रक्षा नहीं होती है तो समझौते को तोड़ा भी जा सकता है। तो इस तरीके से व्यक्तिवाद के पूर्ण समर्थन करते हैं। प्रकृति का कानून, हॉब्स जो विचारक हैं वो कहते हैं कि प्रकृति का कानून क्या है। प्रकृति का कानून है मनुष्य की सूझबूझ,
उसके सोचने विचारने की क्षमता, जिससे कि वो जान सके कि क्या सही है क्या गलत है। और वो कहते हैं कि यही प्रकृति का कानून है कि प्रकृति ने मनुष्य को ये शक्ति दी है जिससे कि वो समझ सकता है कि कैसे, जैसे वो पहले वाली स्थिति से बाहर आया, उसने एक सामाजिक समझौता किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक निरंकुश राजा की स्थापना की, उसी तरीके से अगर उसे ये एहसास हो, व्यक्ति ये समझे कि राजा सही नहीं कर रहा है, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या करे, राजा को हटा भी सकते हैं और दोबारा नया राजा नियुक्त भी कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक कानून की बात इन्होंने की है। इसके अलावा अगर नैतिकता की बात कहें तो हॉब्स के जो विचार है उसमें नैतिकता का थोड़ा अभाव देखा जाता है, क्योंकि इनके जो विचार है वो ये कहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, ये सोचने की क्षमता मनुष्य में स्वयं है, उसमें वो शक्ति है, उसमें वो बुद्धि है, उसमें वो पावर है, जिससे वो अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण कर सके। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते के ऊपर, प्रभुसत्ता और कानून, राज्य के विरोध, व्यक्तिवाद, इन सभी विचारों का समर्थन करके राजनीति में जो विचार दिए हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मीन्स कई विचारक हॉब्स के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचनाएं भी करते हैं और कहते हैं कि हॉब्स एक और तो निरंकुश राजा की स्थापना करते हैं और दूसरी ओर व्यक्तिवाद के आधार पर राज्य के विरोध वाले बात करते हैं। तो ये दोनों जो विचार है वो अपने आप में विरोधी प्रतीत होते हैं और अगर व्यक्ति ने समझौता किया है तो समझौते को तोड़ भी सकता है, ऐसा कहकर ये जो इनके विचार है वो अपने आप में विरोधाभास दिखाई देते हैं। लेकिन हॉब्स के जो विचार हैं वो राजनीति के क्षेत्र में आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित कर राजनीति को एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का कार्य थॉमस हॉब्स ने किया, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।